रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। डोगर साहब हैं, हमारे अली मोहम्मद खान साहब और बाकी हमारे दोस्तों ने कि माहौल यहाँ का बेहतर हो, हालात बेहतर हों और इजलास चले ताकि हम बाहर जाने के बजाय यहाँ अपनी गुफ्तगू करें जो करना चाहते हैं। मगर मैं कल के अखबार में पढ़ के एक ख़बर जो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सही नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर न्याजी साहब के हवाले से थी कि ऑपोजिशन के मेंबरान से हुकूमती मेंबरान ना मुलाकात करें, ना मुस्कुरा के देखें उनकी तरफ और ना उनसे राब्ते रखें। ये अगर तो सच खबर है तो अभी भी वो मुस्कुरा रहे हैं और हम भी मुस्कुरा रहे हैं। ये रिश्ते ना छूटने वाले रिश्ते हैं, चाहे हम उधर बैठे हों चाहे इधर बैठे हों। हमें इज्जत का रिश्ता अपने कुलीग्स के साथ जो 2002 में थे, जो अब असेंबली में नहीं है, उनसे आज भी वही इज्जत का रिश्ता है, चाहे वो हुकूमती बेंचों पे थे या वो ऑपोजिशन के बेंचों पे थे। तो ऐसी कदगन लगाना, अगर उन्होंने ऐसी बात की है, मैं उम्मीद रखता हूं कि नहीं की होगी, ये गैर मुनासिब है। हमें मिलने दें, हम मिलेंगे भी, हम इज्जत भी करेंगे। जब इज्जत करेंगे तब इज्जत कराएंगे, अगर इज्जत नहीं करेंगे तो शायद इज्जत ना करा सकें। तो हमें इतना चौक नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ वही दोस्ती ताल्लुक रखना चाहिए जो यहाँ बना। चूँकि हम इसी क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं, जिस क्लास में मेरे दोस्त खुसरो साहब 2002 में भी थे, और जो रिश्ता बना वो इंशाल्लाह ना छूटने वाला है। मैं बात करूंगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं की और जरदारी साहब ने भी की, और इसको कमज़ोरी में तब्दील कर दिया गया कि शायद ये ऑपोजिशन कमज़ोरी है या एनआरओ मांग रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते तो फिर हम भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली तकरीर में उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वाटर और अदर इश्यूज़ का जिक्र किया था, और असद उमर साहब ने यहीं बैठ के उनको कमेटी का रुख दिखा दिया था, उनको रास्ता वो दिखा दिया था और उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। अगर आपके रवैये ठीक हुए तो फिर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो सकती है, और अगर रवैया ठीक ना हुआ तो शायद हम दोस्त, कुलीग्स और भाई बहन एक टेबल पे भी ना बैठ सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, पहले अपना रवैया ठीक कीजिए, ऑपोजिशन को तस्लीम कीजिए और ऑपोजिशन हुकूमत को तस्लीम करे, फिर ही ये आगे मामला चल सकता है। मेरी बहनें कुछ कहना चाह रही हैं, ज़रूर कह दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं एक आपको इसी इशू पे एक मिसाल देता हूं। 2010 का बजट सेशन था, ऑपोजिशन ने तकरीबन कोई 70-75 अमेंडमेंट्स तैयार की, और वो अमेंडमेंट्स बजट के मुख्तलिफ नुकात के ऊपर थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के चेंबर में तशरीफ लाए और उन्होंने ऑपोजिशन को ऑफर किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम के साथ आप लोग बैठ जाइए, जो अमेंडमेंट्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं हम करेंगे, जो नहीं कर सकते वो हम आपको उसकी वजह बताएंगे, आपको कन्विंस करेंगे या आप हमें कन्विंस कर लें। 75 में से तकरीबन 50 से ज़ायद अमेंडमेंट्स मंजूर कर ली गई। बजट के प्रोसेस में आसानी हुई। बजट में ऑपोजिशन ने तो तनकीद करनी है, और गवर्नमेंट चाहे जैसा मर्जी बजट हो, अपने दिल पे पत्थर रख के उन्होंने तारीफ करनी है। टैक्स भी लगे तो उन्होंने कहना है, उसकी जस्टिफिकेशन देनी। यह चलता है, ये एक सिस्टम ऐसा है जिसमें जो हम साल से देख रहे हैं। तो पहला स्टेप अगर इस तरह का लिया जाए, ये मैं अपनी तजवीज़ दे रहा हूं, ये मैं अपनी जमात या ऑपोजिशन की तरफ से नहीं, कि अगर जो अमेंडमेंट्स ऑपोजिशन चाहती है, बिजनेस कम्युनिटी को साथ बिठा लें, उन लोगों को साथ बिठा लें जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये शायद पहला स्टेप हो
चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ, अगर आप लोग सीरियस हैं। कुछ चीज़ें मैं ऐसी करना चाहूँगा जो शायद नागवार गुजरें, मगर तहजीब के दायरे से इंशाल्लाह हट के नहीं होंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर न्याजी साहब ने फरमाया था कि 90 दिन में बदउनवानी ख़त्म कर देंगे। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे दोस्तों का मैं इसमें इम्तिहान लूँ, मगर बदउनवानी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। तरक्कियाँ मेरिट पे होंगी। एक एक अफसर 7-7 दफ़ा 3 महीने में ट्रांसफ़र होते हैं। पंजाब में देख लें, यहाँ देख लें, आईजी 3 चेंज हो गए, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए। ये कुछ ढुकी छुपी बात नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें भी कोई बेहतरी आएगी। ये मैं कहना नहीं चाहता कि वो बनी गाला का, क्योंकि मैंने केस देखा था, वो कहते थे ये मैं क्रिकेट के पैसों से लाया, फिर पता चला कि नहीं, ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन थी, जिसका सर्टिफिकेट मैंने खुद पढ़ा, रिकॉर्ड का हिस्सा आपके पास, इसको भी छोड़ दें। कर्ज नहीं मांगूंगा। चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएसी कर्ज मांगा। निचकारी नहीं करूंगा। पीआईए की निचकारी हो रही थी और वेबसाइट से पीटीआई के जिसमें निचकारी का प्रोग्राम था वो निकाल लिया गया और यहां आके अपोज किया गया, और अब फिर निचकारी की बात कर रहे हैं। क्रिकेट इसलिए तरक्की नहीं करता चूंकि वजीर आजम चेयरमैन लगाते हैं। ये न्याजी साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान था, और अब उन्होंने किसने लगाया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का? ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये हकीकत की बातें हैं। करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद करूंगा। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं तो ये इस चीज का कायल हूं कि जब तक करप्शन साबित ना हो जाए किसी को करप्ट नहीं कहना चाहिए। तो फिर करप्ट लोगों को अपनी जमात में क्यों प्रमोट किया? चौधरी साहिबान मेरी नजर में रिस्पेक्टेबल लोग हैं। मुशर्रफ साहब को छोड़ा चूंकि चौधरी साहिबान को वो कहते थे, उन्होंने क्यों ले लिया? चौधरी शुजात साहब, परवेज इलाही साहब, मोहन्नद साहब, ये सब रिस्पेक्टेबल लोग हैं, ना सिर्फ मेरी नज़र में बल्कि हाउस के बाकी मेंबरान भी कहेंगे। उनको भी आज अपनी जमात में ले लिया। शेख रशीद साहब के बारे में जो अल्फाज कहे वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, मगर वो बहुत ही गैर मुनासिब थे, और वो मैं सिर्फ एक शीशा दिखा रहा हूँ। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। एमक्यूएम के दोस्त, 2002 से हमारा इनका ताल्लुक है, इनको कातिल भी कहा, क्या कुछ नहीं कहा, और मैं यकीन से कहता हूं ये कातिल नहीं है। हमारा इनसे वास्ता पड़ा, इनके घरों में हम गए, इनसे मुलाकातें की, ये हमारे घरों में आते हैं। अगर इनमें से एक लंदन बैठा हुआ आदमी को ऐसी बात करे या एक चंद लोग करें, उसमें पूरी जमात को कातिल कह देना ये गैर मुनासिब है। ये नहीं जेब देती लीडर्स को कि ऐसे इल्जामात लगाएं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गैर मुनासिब है, वो थूक के चाटने वाली बात मुनासिब नहीं लगता किसी ऐसे शख्स के लिए। फिर कहते थे कशकोल नहीं उठाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। खुदकुशी हराम भी है, मगर ऑपोजिशन में जब होते हैं तो सोच मुख्तलिफ होती है, और जब गवर्नमेंट में आते हैं तो सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती, फिर हकीकत सामने आना शुरू हो जाती। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें न करने वाली हैं। ये आगे से भी इंसान अगर सीख जाए, अगर न्याजी साहब अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब के मनसब पे हैं, अगर वो ऐसी बातें करना छोड़ देंगे तो शायद ये सबका फायदा होगा। और हम भी, हमारे दिलों में भी जब वहां से उनकी तरफ से कोई बात आती तो यहां से भी जवाब आता है। उनकी हमशीरा भी हमारी हमशीरा है, उनके भी जो रिश्तेदार हैं वो उनसे ज्यादा मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी दोस्तियां उनके साथ। तो ये एक दूसरे पे इल्जामात जो हैं जब तक साबित ना हो जाएं गैर मुनासिब है। एहतसाब का इन्होंने जिक्र किया, केपीके में एहतसाब कमीशन ही खत्म कर दिया। इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करेंगे, मगर माजरत से आपने भी की, हम भी करते हैं, जरदारी साहब हम भी कर लेते हैं। जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने 50 लाख घर का जिक्र किया। मेरा ख्याल है अभी तक कोई फंड नहीं रखा गया। उन्होंने जी मैं सर आंखों पे खामोशी, आप तो बराए मेहरबानी गौर से सुने और दरमियान में किसी को जो है इंटरप्ट ना करें। आप जब गुजरती हैं आप तो सलाम भी नहीं करती, तो मैं पहले कर लेता हूं आपको, मैं बड़ा समझ के।
मैं छोटा हूं, आप बड़ी। उम्र की बात नहीं कर रहा मैं, उम्र की बात नहीं कर रहा जी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी ऑनरेबल कुलीग हैं। नहीं नहीं, कोई बीमार नहीं। ये 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र हुआ। माजरत, सब आराम से जो है वो गौर से सुने, सब्र और तहम्मुल से, मौका दें पूरा। डोगर साहब मत करें, ये पार्ट है, हिस्सा है इस पार्लियामेंट का, मत करें। मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं उम्र में बड़ी नहीं है। तो दूसरा, 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र हुआ। 2 नौकरियों का मुझे पता है कि जो शायद मिली, एक वो गवर्नर स्टेट बैंक को और एक हफीज शेख साहब को, बाकी 99,99,990 रह गई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का जिक्र किया, पुलिस रिफॉर्म्स का किया, डॉलर को कंट्रोल करेंगे, मगर इंतजार है कि ये सब कुछ करें। डॉलर तो कंट्रोल कर ही लेंगे अब, मेरा ख्याल है। ऊपर करप्ट हुक्मरान होता है तो नीचे महंगाई हो जाती है। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पे कि कौन करप्ट है कौन नहीं। इस वक्त महंगाई कितनी बढ़ गई है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं। अरकान असेंबली को फंड नहीं मिलेंगे, इनको फंड नहीं मिलते, ये गलत कॉन्सेप्ट है। फंड ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट्स को, और ये आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि जी हमारे इलाके में हम फिरते हैं। अब शहरियार अफरीदी या मस्ती खेल साहब को अपना इलाका मेरे से बेहतर पता है, या प्राइम मिनिस्टर साहब से बेहतर पता है। अगर ये वहां स्कीम देते हैं तो हम देते थे तो वो कहते थे कि ये करप्शन है, जब वो देते हैं तो ये कहते हैं कि हम फंड नहीं देंगे, मगर देना पड़ते हैं। वो बात मत करें जो आप पूरी नहीं कर सकते। तो फंड दिए नहीं जाते, स्कीम्स ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये बताते हैं कि मेरे हलके में ये कमी है और उसके ऊपर काम किया जाता है। पार्लियामेंट में हर हफ्ता सवालों का जवाब दूंगा। ये मेरा ख्याल है माहौल अगर बेहतर हो गया जिस तरह अब नजर आ रहा है तो जरूर दें, ही इज मोस्ट वेलकम। और हम तो ये चाहेंगे कि हम उनसे पूछें, वो जवाब दें, और एक दायरे में रह के। और अगर वहां से कोई ऐसी बात आई, शहरियार साहब मुस्कुराए नहीं, केस बन जाएगा। जंगला बस का जिक्र किया, बहुत जंगला बस थी, खराब थी, फिर पेशावर में बनाई। ऐसी बातें क्यों करते हैं कि लोग आपको कहें कि जी आप तो एक जगह खड़े ही नहीं होते। क्या कहा था शाह साहब ने, यू टर्न। ये यू टर्न नहीं है, ये मेरा ख्याल है ये जो कहते हैं ना जज्बात तकरीर में ये हो जाता है। नांदली कमीशन बना हमारा यहाँ पे, उस पर तो प्रोग्रेस मीटिंग ही नहीं होती, तो वो अब तो बेबसी नजर आती हुकूमत की। डीपीओ पाकपटन का क्या बता, साहिवाल वाले केस का क्या बना। अब मैं थोड़ा सा ऑस्टेरिटी की तरफ आता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का 2018-19 का 986 मिलियन का बजट था, जो नियाजी साहब की ऑस्टेरिटी ने इंक्रीज करके रिवाइज करके 1.92 बिलियन का कर दिया। ऑस्टेरिटी के मैं एक तजवीज़ देता हूं, ना माने। बनीगाला सिक्योरिटी, पीएम हाउस सिक्योरिटी, ये वही पीएम हाउस था ना जहां यूनिवर्सिटी बननी थी। अगर यूनिवर्सिटी बनती तो डिग्नेटरीज को लंच डिनर कहां कराते। तो वो भी अब पूरी चल रही है, बनीगाला भी पूरा चल रहा है, पीएम सेक्रेटेरिएट भी पूरा चल रहा है, तो खर्चा कम कैसे होगा। ऐसी बात ना किया करें ना जज्बाती हो कि जिसका जो अंजाम तक नहीं पहुंचाई जा सकती। अब वो यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, धूप में बैठते हैं, सुबह जाते हैं, अंदर जा नहीं सकते, बाहर बैठे रहते हैं कि यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम अंदर जाएंगे एडमिशन लेने। तो या तो उसका फैसला करें, मगर मेरी तजवीज़ है कि बनीगाला से वहां शिफ्ट हो जाएं और बनीगाला का खर्चा कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा। इससे ऑस्टेरिटी हो सकती है। तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ तजवीज़ दे रहा हूं। फिर अब जो डिमांड है 19-20 की, 1,171 मिलियन ऑस्टेरिटी कहां गई मुझे नहीं पता। ब्रिगेड ऑफ अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, तकरीबन 20 मिलियन का फंड रखा गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अनिल कुमार टाइप लोगों को, मेरा ख्याल है, और जो भी होंगे। अब मुझे ये बताएं कि क्या मुजाहिद अली साहब यहाँ अभी बैठे थे, मेरा इनसे बहुत वास्ता रहा है, बहुत ही डिग्निफाइड और कॉम्पिटेंट इंसान हैं। नूर आलम साहब बैठे थे, खुश शक्ल भी हैं, खुश अकल भी हैं,
उनको क्यों नहीं बनाया जाता? जरदारी साहब ने इनको वहां भिजवाया था। तरकई साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन, इतनी अच्छी तबीयत के इंसान हैं कि इखलाक इंसान को इनसे सीखना चाहिए, इनको नहीं। अमजद अली खान साहब बैठे थे यहाँ, वो भी तो, उनमें क्या कॉम्पिटेंस की कमी है? मस्ती खेल साहब जब आए थे पहली दफा पार्लियामेंट में तो उल्टी शेव करते थे कि बाल निकल आ जाए, मैं जरा लड़का लड़का लगूं। इनमें क्या कमी है कि इनको नहीं बनाया गया? साजिदा बेगम जितने सवाल ये करती थी पिछली असेंबली में, जितनी कॉम्पिटेंट ये थी, बिजनेस कम्युनिटी से ये ताल्लुक, चेंबर ऑफ विमेन, चेंबर ऑफ कॉमर्स की फाउंडर मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर, इनमें क्या कमी है? हमारी कुलीग थी नफीसा इनायतुल्लाह साहब, उन्होंने कोई टास्क उनको मैं भी दे देता था कि जी मुझे आप हेल्प कर दीजिए, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं करती थी वो सारे काम करती रहती। और डॉक्टर रमेश कुमार साहब यहां थे, तकरीबन बनते बनते हेल्थ मिनिस्टर पिछली हुकूमत के एंड फाइनेंस मिनिस्टर, कहते थे डार साहब के साथ नहीं काम कर सकता, इनको हटा दो, मैं फाइनेंस चला के दिखा दूंगा। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, उन्होंने कहा मुझसे भी बात की है, उन्होंने बनते बनते रह गए। उनको तो इस्तेमाल करें, डॉक्टर हैं, और देखें कितनी अच्छी, वो होंडा की बेल्ट भी पहनते हैं, मुझे कहते हैं हरमीज, मुझे होंडा लगती है वो, तो वो अच्छे लोग हैं इनके पास, इनको क्यों नहीं लेते? इंपोर्टेड। कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अल्फाज इरशाद किए थे, अगर इजाजत दें तो मैं वो भी बता दूं। जिन कौमों ने करप्शन का मुकाबला किया वो शुरू के 90 दिन में हुआ। मेरा ख्याल है ये तो हो गया, खात्मा तो कर दिया करप्शन का न्याज साहब ने। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग कैबिनेट में होंगे मेरे, 15 से 20 लोग, स्पेशल असिस्टेंट 17 हैं, तकरीबन टोटल हैं 48 मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर फॉर स्टेट। मैं तो सिर्फ उनके बयान की बात कर रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मिनिस्ट्रीज चलानी होती हैं, मिनिस्ट्रीज के बगैर नहीं काम चलता, मगर ये उनके इरशादात थे। मगर मुझे एक चीज की खुशी है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन्होंने पार्लियामेंट में बनाए हैं, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर हार्ड वर्किंग। सो मुझे जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, एंड मैं आई अप्रिशिएट देम बिकॉज दे आर वेल प्रिपेयर्ड और अच्छे जवाब देते हैं। कहते हैं कि हाँ, उनको राजा साहब की तजवीज़ है, उनको भी प्रमोट कर देना चाहिए स्पेशल असिस्टेंट की जगह। जो अच्छे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की परफॉर्मेंस है उनको स्पेशल असिस्टेंट की जगह के। इनमें किस चीज की कमी है, मुझे ये न्याजी साहब से पूछना है, क्या कमी है? मस्ती खेल साहब, इनमें क्या कमी है? मस्ती खेल साहब जरा खड़ा होकर दिखाएं आप कितने एलिजिबल हैं। आगे उन्होंने फरमाया हमारी हुकूमत आई तो मुकमुका नहीं करेंगे। ये डिप्टी स्पीकर साहब जरा सुनिएगा, हमारी हुकूमत आई तो मुकमुका नहीं करेंगे, सबको हड्डी नहीं डालेंगे। ये गैर मुनासिब लफ्ज था। हड्डी ना डालना मतलब कि अपने मेंबर्स को, अपने एलाइज को ये कहना, ये गैर मुनासिब था, तो ये हमें कहना नहीं चाहिए। बिकॉज आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट irrespective of the divide and inshallah it will remain that way। अगर मुल्क को ठीक करना है तो हम वो काम करेंगे जो मुल्क में पहले हुआ ही नहीं, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, अवाम की ताकत से आएंगे वरना नहीं आएंगे। किसकी ताकत से आएंगे? अवाम की ताकत से आएंगे वरना नहीं आएंगे। मुझे हंसी भी आती है अवाम की ताकत से। एनीवे, तो ये जो मैंने आपको कुछ मैंने चीजें कोट की, आगे भी बताऊंगा। देखें, अगर जब आपके कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो खालिद बख्शी में क्या कमी, इसकी ईमानदारी की मैं कसम खा सकता हूं। खालिद की, मेरा ख्याल है खालिद को मैं जानता हूं जब ये 1 या 2 साल का, इसके सारे भाइयों को, सारे खानदान को, सारे रिश्तेदारों को, इनकी वालदा मेरी वालदा की तरह थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसकी मैं खालिद बख्शी की ईमानदारी की और कॉम्पिटेंस की कसम खा सकता हूं। तो इसमें क्या कमी, इनको क्यों नहीं मिनिस्टर बनाया गया? कितने बनवाना चाहते हो?
नहीं, मैं कहता हूं स्पेशल असिस्टेंट की जगह इनको क्यों नहीं करते, इस्तेमाल करते, इनको क्यों नहीं, इस्तेमाल की बात नहीं, इनको। आप ये कहते हैं कि जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। जब कोलिशन पार्टनर्स आते हैं, जब आप दूसरी जमातों के साथ करते हैं, एमपीएम के हमारे दोस्त हैं, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, डेप्टी साहब, डेप्टी बड़ी बड़ी चीज होता है इनकी तंजीम में, कॉम्पिटेंट आदमी और अच्छे आदमी, और उन्होंने 2002 से पार्लियामेंट देखी है, उनका एक्सपीरियंस भी हो गया, तो उनको क्यों नहीं वजीर बनाते या उनको स्पेशल असिस्टेंट क्यों नहीं बनाते? ये जो कहना ना कि हम मुकमुका नहीं करेंगे और हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये जब जमातें आपके साथ ज्वाइन करती हैं तो उनको कुछ वजारतें देनी पड़ती हैं, कुछ उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, बिकॉज वो आपकी टीम का हिस्सा होते हैं। तो स्पेशल असिस्टेंट के बता दें एक एमक्यूएम को और क्यू लीग को दें, सरवर साहब के पास तो है ऑलरेडी, नहीं तो मैं कहने वाला था। तो ये मैं गुजारिश करूंगा। अब मैं एक्सपेंडिचर पे आता हूं, 2018-19 का जो मैं कहता हूं आप अच्छे, मैंने आपको बुरा कब कहा? मैंने आपको बुरा कब कहा? आपको अगर उन्होंने, आपको पहले भी अच्छी वजारत थी, अब भी अच्छी है, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। आप पुराने सियासी कारकुन हैं, आप जरदारी साहब के दोस्त भी रहे हैं, आप हमारे दोस्त भी हैं, आप चौधरी निसार साहब के भी दोस्त हैं, आप सबके दोस्त हैं। अब हम कहते हैं, आपको मानते हैं इस बात को। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टरों की सैलरीज में डिक्रीज नहीं हुआ, उन्होंने कहा था, हम तो नहीं कहते। अब एक इन्होंने कमीशन बनाया जिसमें कहते हैं कि पिछले 10 साल का हम देखेंगे कितने कर्जे लिए गए और वो किन प्रोजेक्ट्स में लगाए गए। तो सरवर साहब से कहें, मुशर्रफ साहब के पीरियड में जब ये उनके वजीर थे, उसको क्यों नहीं ले रहे बीच में? उसको भी बीच में ले लें। मैंने नाम लिया, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बाद में कीजिएगा ना। सरवर साहब, ये एम्पायर की उंगली नीचे करें। अच्छा जी, एक मिनट तकरीर उनकी मुकम्मल करने दें, उसके बाद मैं आपको मौका देता हूं। दूसरा केपीके की हुकूमत, उसके 5 साल भी ले लें। और ये जो पीरियड है जिसमें इतना कर्जा लिया गया, इसका कौन जवाबदेह होगा? इसको भी उस कमीशन में डाला जाए। इन्होंने भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो ये इनकम्पसिंग करें, इसको जरा सा फैला के करें, और 2002 से करें, उससे पहले तो थी नहीं। और ये मस्ती खेल साहब वगैरह तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि 2002 की पार्लियामेंट ने भी 5 साल पूरे किए, 8 ने भी किए, 13 ने भी किए, और अल्लाह ताला बेहतर करे आगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑस्टेरिटी की बात की, अब वो 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के लिए रखे। और हम जब जाते थे, कभी हम लें तो प्रोटोकॉल, वो लें तो सिक्योरिटी। इन गुनाहगार आंखों ने नियाजी साहब का नेशनल असेंबली एंटर होते हुए 5-5 गाड़ियों के 3, जिसमें के 3 वो ब्लॉक्स थे जो हमारे पास से गुजर, आगे पीछे उसके अलावा गाड़ियां थीं, तो वो सिक्योरिटी थी। अगर हम लोगों की पिछली हुकूमत, हम लोगों की नहीं, मैं उस वक्त न्यूट्रल था, अब तो नहीं हूं, तो वो प्रोटोकॉल होता था। अगर जहाज इस्तेमाल करें तो देखा जहाज को किस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या कुछ इल्जाम नहीं लगाते थे। इन्होंने कहा कि पहले 3 महीने फॉरेन ट्रिप्स नहीं करूंगा। भाई, आप जब हुकूमत में आते हैं आपको करने पड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, मगर ऐसी बात क्यों करते हैं जिस पे शर्मिंदगी हो? ऐसी बात क्यों करते हैं जिसमें जो आप पाए तकमील, शायद उनको यकीन ही नहीं था कि उनको ला के बिठा दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वही अवाम जो है ना, अवाम की ताकत से। तो ये भी बात नहीं करनी चाहिए। अब देखें, 153 मिलियन रुपीस गल्फ स्ट्रीम पे 10 महीनों में 12 ट्रिप्स जो कि 7 ममालिक में लिए गए, उसमें खर्च हुए। बजट था 698 मिलियन का, 153 मिलियन स्पेंड किए गए। वो तो कहते थे मैं ऑस्टेरिटी करूंगा, वो तो कहते थे मैं रेगुलर फ्लाइट पे जाऊंगा, वो तो कहते थे जी, वो कहते थे रेगुलर फ्लाइट पे जाऊंगा, वो कहते थे क्लब क्लास नहीं ट्रैवल करूंगा, वो तो बहुत बातें किया करते थे, मगर हकीकत कुछ और है। अब ये क्यों है? या तो उसको वापस उस पे आ जाएं, मगर मजबूरी है, जरूर करें थोड़ा सा किफायत शारी के साथ। उसमें या तो वो LNG लगवा लें या LPG जहाज में लगवा लें, शायद उससे कुछ बचत हो जाए, क्योंकि 55 रुपए से जरा कीमत बढ़ गई।
अब 41 करोड़ जो है उन्होंने वीआईपी जेट के लिए मांगे हैं, जो कि नेचुरली ठीक है, और उसको भी डिफेंस प्रोडक्शन के बजट में डाल दिया। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा है, उसमें डालें, डिफेंस बजट में डालना मुनासिब नहीं है। एक इन्होंने जीरो रेटिंग जो खत्म किया, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। ये 5 सेक्टर थे। पहले यही होता था कि आपने इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स दे दिया 17%, उसके बाद वो सारी इंडस्ट्री की चेन में इस्तेमाल हुआ, फिर एफबीआर के पास चक्कर लगते थे। इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या जो मार्कअप रेट है वो तकरीबन 16% हो गया। तो ये 5 सेक्टर वाले लोग 16%, जिसकी एक्सपोर्ट 1 अरब रुपए की है, तो 17 करोड़ रुपए वो 16% इंटरेस्ट के ऊपर बैंक से उठाएगा। वो 1 महीने का नहीं होगा, ये साइकिल 6-7 महीने में जाके कंप्लीट होता है। तो अगर 1 अरब रुपए की एक्सपोर्ट है किसी सेक्टर की, तो 17 करोड़ इंटू 7 कर लें, तो 1 अरब से ज्यादा उसका पैसा एफबीआर के पास रिफंड में फंस जाएगा। फिर बात होती है कि फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस बन जाती हैं, बात होती है कि गलत डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, बात होती है कि एक्सपोर्ट होती नहीं, रिफंड ले लिया जाता है। फिर रिफंड भी तो कहां आसानी से मिलता है, रिफंड भी लेने के लिए कुछ देना ही पड़ता है, तो वो भी 90 दिन में ठीक होना था, अभी तक नहीं हुआ। तो इसको लगाना, हमारी एक्सपोर्ट जिसकी जरूरत है उसको बढ़ाने के लिए इसको जीरो करना बहुत जरूरी है। मगर वो तो कहते थे कि मैं आईएमएफ के पास जाने से खुदकुशी कर लूंगा, ये उनका मजबूरन उनको करना पड़ रहा है। वो मजबूर हैं बिकॉज वो आईएमएफ के सामने ना सर उठा सकते हैं ना बोल सकते हैं। इन्होंने कहा था कि हम निचकारी नहीं करेंगे। अब ये 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, पतोकी और हवेली बहादुर शाह, ये दोनों बेच रहे हैं, और जब कि इनका मंशूर 2008 में और 13 में निचकारी के खिलाफ था, और ये कहते थे कि निचकारी करना चाहते थे, फिर तब्दील हो गया, अब फिर से आ गया। कहीं एक जगह तो ठहर जाएं, कोई अपनी पॉलिसी बताएं कि जी हमने करनी है, फिनिश, पीरियड। मगर कान में किसी ने ये कहा तो कंटेनर पे एक बात कर दी, दूसरी तरफ से कुछ कहा तो बिल्कुल मुतजाद बात कर दी। इस तरह बाल नहीं चलते। मैं डोगर साहब, आमिर डोगर साहब को और लाहौर भावलपुर डीजी खान के दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब लाहौर से मुल्तान भी 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, जो 5-7 घंटे लगते थे, 4-4.5 घंटे में डीजी खान भी पहुंच जाते हैं। ये अच्छा हुआ जिन्होंने ये मोटरवे बना दी, वो आपकी सहूलत की ओपनिंग कर दें, कुछ नहीं फर्क पड़ता, छुप के ओपनिंग कर दें, चला दें। 6 महीने इस्तेमाल हो रही थी मुल्तान, लाहौर मुल्तान मोटरवे, मगर ओपनिंग से शर्मा रहे थे। मुल्तान सक्खर को भी खोल दें ताकि खुर्शीद शाह साहब जो जहाज के रेगुलर फ्लाइट्स नहीं हैं वो सक्खर से यहाँ बाय रोड आ जाया करें। फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन कंप्लीट खड़े हैं उनको भी अब कर दें, और इसी तरह सिर्फ मेट्रो के नहीं और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, कोई हर नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उनको कर दें ओपन। ना इसको पब्लिसाइज कीजिएगा, ना इसकी एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा, कर दें, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। सीपैक के फंड जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी फंडिंग बहुत ही कम हो गई है, इसको रीविजिट कीजिए। और जो एलोकेशन मुझे नहीं नजर आई इस बजट में, वो 5 मिलियन घरों की या ये बाकी चीज़ों की, जो NHA का बलूचिस्तान, सिंध, KP के कश्मीर के प्रोविंस का है, वो भी बड़ी लिमिटेड एलोकेशन नजर आई। और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है लिंक कोहाट का, वो भी कंप्लीट कीजिए। 100 बिलियन पिछली हुकूमत में उस पर खर्चा, तो कंप्लीट कर दें, उसको आगे चलने दीजिए, मत घबराएं इससे। वो एक्चुअली कह रहे थे घबराना नहीं, महंगाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चित्राली साहब, मैं शुरू से शुरू करूंगा, आप आए, अब मैं, इजाजत है? थैंक यू। ये आखिरी मिनट है जी आपकी, जी आखिरी मिनट है। आप वापस जाइए, उनको वापस भेज दीजिए। इनका एक मैं सीक्रेट आप लोगों को बताना चाहता हूं,
मगर वो अलहदगी मैं बताऊंगा, यहां कर दिया तो मेरे से लड़ेंगे। इनके मुंह से कल एक निकल गया राज, अपना राज निकल गया, तो अगर इजाजत हो यहां शेयर कर लूं, हाँ कर लूं वो वाला। इधर तो पता है, मैं वहां जरूर बताना चाहूंगा। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो पिछली गवर्नमेंट थी, उनके बारे में जो मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये पता नहीं गलत होंगी या क्या, बट ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की हैं। मोदी रेजेस पाकिस्तान आउटलुक एज इकोनॉमी इंप्रूव्स अंडर शरीफ, ये ब्लूमबर्ग ने। मैं उस मोदी की बात नहीं कर रहा जिसको आप फोन करते हैं और वो फोन पे नहीं आता। उस मोदी की बात नहीं कर रहा कि वो आपको अगर 23 मार्च को वो आपको एक खत लिखता है, जो सारे सरबराह मुमलिकत लिखते हैं आपको मुबारकबाद के आप शुक्रिया सिर्फ उसका करते हैं, बाकियों का नहीं करते। ये वो मोदी नहीं है जिसको मिलने के लिए आपको इज्जत से मिलना चाहिए और बराबरी पे। मैं नहीं मिलता, छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। अगर अपनी खातिर नहीं, हमारी खातिर छोड़ दें, इस हाउस की खातिर छोड़ दें, पाकिस्तानियों की खातिर छोड़ दें। अगर मुलाकात करें बराबरी पे करें, मत खत लिखें खत, मत फोन करें। आप फोन करते हैं वो उठाता नहीं, शायद आपका नंबर नहीं होगा उसके पास, या नो कॉलर आईडी से करते हैं आप, या मैसेज सही नहीं पहुंचता। प्लीज ये बंद करें। ये ब्लूमबर्ग ने लिखा था, उस मोदी के बारे में नहीं, ये मोदी ने जो रेज किया था। पाकिस्तान इज स्टार पिक फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था। और ये लिफाफा नहीं लेते ये लोग। पाकिस्तान द नेक्स्ट कोलंबिया सक्सेस स्टोरी, फोर्ब्स ने ये लिखा। व्हाट नेक्स्ट फॉर एशियाज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट, ब्लूमबर्ग। Pakistan's economy fuel injection, The Economist. Pakistan's economy is a pleasant surprise, Bloomberg. Pakistan in line for upgrade to emerging market status, Wall Street Journal. ये 10 महीने में कोई आया इस तरह की चीज? कुछ ना कुछ तो आई होगी ना चित्राली साहब, 10 महीने में। मुस्कुराइए नहीं, मगर कुछ ना कुछ जरूर आई होगी कि पाकिस्तान ने ये कर दिया और वो कर दिया। पीटीआई के मैनिफेस्टो में एजुकेशन पे एम्फेसिस था, 97 बिलियन से 77 कर दिया गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। हेल्थ बजट 13 बिलियन से 11 बिलियन कर दिया गया। आप अभी भी चेयरमैन हैं खालिद मक्सी साहब हेल्थ के, तो इसको जरा टेकअप कीजिए। इन्वायरमेंट बजट इन्होंने रिड्यूस कर दिया। देखा, आप 1 मिनट का मुझे कह रहे थे, तो ये सलूक होता है। ये हमारा ताल्लुक है स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब से, चित्राली साहब। टैक्सेस, जो गरीब पे टैक्सेस लगाए, अब वो कह रहे थे झूठ बोलने में, मैं तो कह रहा हूं आप तो सांस लेने पे भी 17% टैक्स लगा दें। अब तो वहां नौबत आ गई, रिक्शों के ऊपर एफईडी लगा दिया। रिक्शा किसी गरीब का तो नहीं है, रिक्शा एक बहुत गरीब आदमी की सवारी होती है। अच्छा, सैलरी इंक्रीज की, ये अच्छा काम किया आपने, 5% सैलरी इंक्रीज की। अब एडिशनल सेक्रेटरी साहब, मुश्ताक साहब, ये सारे बैठे हुए हैं यहां पे, इनकी 5% आपने सैलरी इंक्रीज की, गवर्नमेंट सर्वेंट की, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त काम किया। मगर आपने जो स्लैब रिड्यूस किया, इनकी 15% इनके पास से अब जाएगा, इनकी जेबों से 15% आपने और एडिशनल टैक्स ले लिया। और जो आपने महंगाई की, घी पे सेल्स टैक्स, चीनी पे टैक्स, आप नाम लीजिए। जो चीज खरीदने जाएंगे तो जो 100 रुपए की चीज लेते थे वो 120 में खरीदेंगे, तो इनकी सैलरी तो 20-25% आपने कम कर दी। और इस दफा प्लीज ऑनरेरियम जरूर दीजिएगा, बिकॉज उन्होंने तो मार दिया। स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, आप जो ऑनरेरियम जो मेहनत करती है ना नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का स्टाफ, उनको जरूर देना, ये भूलिएगा नहीं। अप्रैल 2019 कार सेल्स डिक्लाइन बाय 20.7%। कारोबारी आदमी के पास पैसा होगा तो खरीदेगा। आज के अखबार में है, होंडा ने 14.73%, ये बहुत बड़ी, कोई 1-2% नहीं, कीमतें बढ़ा दी हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियाजी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 दफा आके कौम से खिताब किया टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे। अब ये क्यों नहीं पैसे जमा हो रहे, इसकी वजह क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने फरमाया था, मैं और मेरी पार्टी मुस्तरद करते हैं, हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2008 के इलेक्शन जीतेंगे, जिन जिन ने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे।
आप उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे जिनको आपने एमनेस्टी दी है, आप उन वालों को भी करेंगे। तो जब आप इन्वेस्टिगेट उन लोगों को करेंगे तो फिर एमनेस्टी तो हुई नहीं, जातियात पे नहीं। मगर आप जब ये बातें करते हैं तो क्या कोई आप पे एतबार करेगा कि आपने कल ये कहा था, आज कुछ और कह रहे हैं, परसों फिर कुछ और कह देंगे? तो कौन पैसे जमा कराएगा? जब बार बार डाकुओं को स्कीम देते हैं तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, लोग ईमानदार इस मुल्क पे टैक्स देते हैं, वो बेवकूफ लोग हैं? तो जो पिछले एमनेस्टी वाले तो बेवकूफ थे, इस दफा वाले क्या होंगे जो टैक्स देते हैं? तो फिर एमनेस्टी स्कीम आप क्यों लेके आए? ये तो आपका बयान था। आपने आगे क्या फरमाया? चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो। थोड़ी देर बाद एक स्कीम आ जाती, सारा आपका काला धन सफेद हो जाता है, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाता है। ये किन्होंने फरमाया? ये न्याजी साहब ने कराया जोश खिताबत में। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम, और कौन सी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? ये तो वही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है, अपना ब्लैक पैसा वाइट करती है। ये तो देखें एक बड़ी ऐसी, ये तो उन्होंने अपने आप पे इल्जाम लगा दिया। रूलिंग एलीट तो वो है, एमनेस्टी स्कीम तो वो ला रहे हैं, वो अपने ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ये सोच समझ के बात करनी चाहिए, जज्बाती हो के कोई नताइज नहीं निकलते, फिर शर्मिंदगी होती है। आमना सामना हो जाता है, एमक्यूएम के साथ आमना सामना हो तो सोचते तो होंगे मैं इनको क्या कुछ कहता रहा, दिल में तो सोचते होंगे, चाहे कहते नहीं होंगे। मगर मैं तो इतना ढीठ नहीं हो सकता कि मैं किसी को बुरा कहूं और फिर मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूं। ये स्कीम करप्शन को प्रमोट करने के लिए है, हम इसके खिलाफ हैं। हम इसको रिसेंट करेंगे और सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। विल यू मिस्टर खान, मिस्टर न्याजी, विल यू इन्वेस्टिगेट द प्रीवियस स्कीम बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग यू नो हु एंड अब आने वाले? और एक और साहब थे जिन्होंने अब 6 अप्रैल 2018 में फरमाया, हुकूमत कह रही है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स इवेजन की, मनी लॉन्ड्री की, करप्शन की, भत्ताखोरी की और उसके बाद पैसा वो बाहर लेके चले गए, आज सरकार उन्हें दावत दे रही है इस्तना स्कीम के इस्तेमाल करें, 2% पर अपने सारे काले धन साफ करें, कोई आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ये स्कीम पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली बात है कि तुम बेवकूफ हो। ये जिन साहब ने कहा उनके पास फाइनेंस का कलमदान था, और क्या वो ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अब थप्पड़ मारा है दयानतदार लोगों के मुंह पे? मुझे यकीन है कि वो इसके खिलाफ वोट नहीं देंगे। वो जो बातें करते हैं शायद उन पे, शायद मैं कह रहा हूं, खड़े हो जाएंगे। और जब उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देयर इज नो एमनेस्टी स्कीम अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ। उनको तो यही नहीं पता था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मिनिस्टर साहब सरदार अयाज सादिक साहब 39 मिनट हो गए। मैं बाकियों का टाइम अपने तो आप जो है आपके आप हमारे टाइम में से विप ने 30 मिनट का कहा था, 39 मिनट हो गए। वो हम अपने आपके कहीं कम कर देंगे, आप फिक्र ना करें। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, मिस्टर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर? फिर न्याजी साहब ने फरमाया पेट्रोल वो चीज है जो एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान इस्तेमाल करता है, ट्यूबवेल के ऊपर नहीं होना चाहिए एक्चुअली, उन्होंने कहा था ट्यूबवेल के ऊपर, तो मैं ऊपर कह रहा हूं, शायद ऊपर बैठ। ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल करता है जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती। आम छोटे छोटे ताजर अपने जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती। और ये अगर डीजल नीचे आए तो कीमत
कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए। आप सोचा है कि हर चीज नीचे आ जाएगी, तो उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करके बिजली के बिल जला दिए, गैस के बिल जला दिए, पेट्रोल के वो जो रसीदें होती थी वो जला दी, और कहते थे अब पेट्रोल डलाते हैं मोटरसाइकिल में 50% टैक्स कटता है, ट्यूबवेल के जनरेटर में डीजल पे 100% टैक्स लगता है। और आपने तो वो टैक्स खत्म कर दिए। बहुत अच्छी आपने इकदाम लिया नियाजी साहब के, आपने वो जो टैक्सेस लगाए थे, जो आप ये बात किया करते थे, वो खत्म कर दिए। और वो एक मौसूफ थे जो कहा करते थे पेट्रोल की यहाँ बैठते थे, वो दरमियाने कद से थोड़े से ऊंचे थे, और मैं सोचता था कि इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी कोई नहीं है। इतनी खूबसूरत बातें करते थे और मेरे रोंगटे खड़े होते। मैं कहता था ये तो गवर्नमेंट को पता ही कुछ नहीं, ये तो इनसे मशवरा लेना चाहिए। पेट्रोल की मसनूआत पे पाकिस्तान की तरह सबसे ज्यादा टैक्स है। डीजल 100% लगता है, पेट्रोल 51, मिट्टी का तेल जो गरीब पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सकता है 62%। फिर उन्होंने कहा 19 रुपए चीनी पे ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा रखा है, 30% इजाफा खाने पीने के तेल पे लगा रखा है। जब हुकूमत आएगी इस टैक्स को मुतवसत और गरीब तबके के लिए कम करेंगे। मुझे यकीन है कि वो वोट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के लिए, आपके पास वोट कम हो जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूं कि ये ऐसे बयान थे, अब किस तरह मुकरेंगे वो, और इतनी बातें करने, या फिर आपने खत्म कर दिया। फिर नियाजी साहब ने कहा था 1 रुपए अगर पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में कम होती तो 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। अब डॉलर की कीमत कितनी बढ़ गई और पाकिस्तानी रुपये कितना हुआ? मेरा ख्याल है, अगर अंदाजा गलत नहीं, तकरीबन 4,200 या 5,000 अरब रुपए का हुआ। इसकी भी तहकीक करनी चाहिए, लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और इसकी भी तहकीक करनी चाहिए कि ये जो इतना हुआ इसका इंपैक्ट है, जिसमें वो डाल रहे हैं ना TORs में कि 10 साल में कितना कर्जा लिया गया, और मुशर्रफ साहब के पीरियड से अब डालेंगे इंशाल्लाह, और फिर PTI के 5 साल वहां के, फिर उनके ये 10 महीने, उसमें इसको भी डाल दें कि ये जो इतना जो लिया गया, जो इतना डॉलर की वजह से नुकसान हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है। और फिर मैं एक करूंगा, ये मेरा ख्याल है वो बैठे नहीं, उमर अयूब साहब, उनको पता है। हमने 2006 में एक इन्वेस्टिगेट किया था फाइनेंस कमेटी में, नवीद कमर साहब भी मेरे साथ थे और लियाकत बलोच साहब भी थे उसमें। $15 बिलियन का एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज में वॉश ट्रेड में नुकसान हुआ था। मुझे शक है, इल्जाम तो नहीं लगा रहा, ये जो डॉलर एक एक दिन में ना, रात से सुबह तक, जो कि टीवी से किसी को पता चला और कोई कहता है मैंने तो बता दिया था हुकूमत को, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता था, फिर दूसरे ने कहा कि मैंने भी बता दिया। वो जो रात को 9-9, 10-10 रुपए जो एक रात को बढ़ा है, उसमें किसी ना किसी ने पैसा जरूर बनाया है जिसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन थी। ये जो 2-3 दफा झटके, उसकी क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? उसकी नैब की या FIA की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि क्या हुआ? फिर IMF के लोन में शर्म आती है, ये मौसूफ फरमाते थे, शर्म आती है। मैं इन हुक्मरानों को देखता हूं, कभी सऊदी अरब जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। शर्म आती है कि दूसरों मुल्कों के साथ भीख मांगते। और IMF, अच्छा यहां पे जरा रुक जाते हैं, कहां कहां गए हम? कशकोल की बात करते थे, शायद कशकोल कम पड़ गई, हाथ पैर दोनों फैला दिया। और वो जो 3 महीने में नहीं सफर करेंगे पहुंच गए, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी चीन। तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? और फिर करते हैं, फिर क्या फरमाते हैं IMF, और IMF हमें बताएगा कि बिजली की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। आपको तो बता नहीं रहा, आपको तो बताए बगैर उनका ये करो। बेशक लोग मरे, मगर हुक्म उन्होंने कर दिया IMF ने। कभी बिजली बढ़ी, कभी गैस बढ़ी, कभी फलानी चीज बढ़ी, ये उनके अल्फाज में कर रहा हूं। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, तकरीर कर, ये कंटेनर वाली, मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, ये मैं उस तरह नहीं शायद डिलीवर कर सकता, मगर आप समझ गए।
ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान में देखता हूं। इसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान के गरीबों की मदद करेंगे। यहां के गरीबों पे टैक्स और आप देंगे हमारा पैसा उठा के हिंदुस्तान के गरीबों को। जो मोदी जिनको मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, जिसको आप फोन करते हैं, जिससे आप मिन्नतें करते हैं मिलने की, आप उसकी बात करते हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं जिसमें शर्मिंदगी उठानी पड़े? जो गर्ज देता है अपनी आजादी, वो आपकी आजादी ले लेता है। आपने तो आजादी क्या दे दी, आपने तो IMF से साइन कराया है पाकिस्तान के लिए और IMF से साइन किया है IMF के लोगों ने। आप आजादी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, फिर आपकी इज्जत चली जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी गई या नहीं गई, आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या हुआ, मगर दुख होता है कि ऐसी बात ना करें। अल्लाह ताला के नाम ऊपर हैं। शहरियार साहब सही कह रहे हैं। मैं तो वो कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा था, मुझे ये चुभती थी चीजें। हमें जरा सा तो एहतियात से बात करनी चाहिए। जरा सा, जब इतने बड़े लीडर हो जाएं तो जरा सा एहतियात से बात कर लेंगे, क्योंकि एक एक चीज पकड़ी जाती है। अगर हमारे छोटे से लोगों की पकड़ी जाती है तो फिर वो तो बड़े लीजिए। मुझे बुरा लगेगा कि मैं जाके किसी से पैसा मांगूं, कि कभी किसी मुल्क का जाऊं कभी दूसरे मुल्क में, या IMF को कहेंगे कि कर्जा दें इनको, हम आपको कर्ज वापस नहीं करेंगे, ये उन्होंने IMF को कहा था। तो अब पहले की तो ये बात हो गई, तो अब जैसे ही लेंगे तो उसके बाद ये बात रिपीट करेंगे, जैसे ही साइन हो जाएगा कि अब हम नहीं देंगे वापस। जिस तरह बच्चे नहीं होते, नहीं मैं नहीं खेलता, ये करेंगे खान साहब। मैं आज पाकिस्तानियों को ये कह रहा हूं कि बिल ना दें बिजली गैस का, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, टैक्स ना दें। फिर कहते हैं आप टोल ना दें मोटरवे पे, तो GT रोड इस्तेमाल कर लें। ना करें सक्खर से कराची से सक्खर, जो इन लोगों ने पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, ना करें सक्खर से मुल्तान, ना करें मुल्तान से लाहौर, ना करें लाहौर से इस्लामाबाद, ना करें लाहौर से पेशावर, और जो बाकी बना है उनको ना इस्तेमाल करें, किसी और सड़क से चले जाएं। और वैसे आपके पास तो हेलीकॉप्टर है 55 रुपए वाला, तो आपको किस चीज की फिक्र। तो 24 अक्टूबर 2018 को फरमाते हैं, आपको खुशखबरी सुनाता हूं, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। उनका शुक्रिया अदा करते हैं, चूंकि हमने हाथ पैर वहां फैला दिए, सिर्फ कशकोल नहीं फैलाई। ये उन्होंने नहीं कहा था, ये मैंने ऐड कर दिया। आप और भी खुशखबरी सुनाता हूं, हमारा और भी 2 ममालिक से बात हो रही है, इंशाल्लाह उनसे भी हम, ये क्या कशकोल की बात करते थे, क्या ये, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं, शायद स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, यू टर्न नहीं मैं कहूंगा, वो शाह साहब कह चुके, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। आपको खुशखबरी दूंगा कि हमें उम्मीद है कि IMF से जब कर्जा लेंगे तो इतनी ज्यादा हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। मेरे भाई, IMF आपसे पूछ के आपको कर्जा दे रहा है, वो तो अंगूठा रख के कर्जा दे रहा है। एक फाइनेंस सेक्रेटरी चला गया, एक फाइनेंस मिनिस्टर ज़िबा हो गया, तब उन्होंने कहा कि इस तरह दोगे, और अगर आप कंडीशंस नहीं मीट करेंगे तो और स्ट्रिंजेंट हो जाएंगी। फिर वो कहते हैं फिक्र ना करो, घबराना नहीं। हम घबराएं ना तो और क्या करें, हमारे पसीने छूट जाते हैं जब उनके बयान सुनते हैं। फिर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स PTI के डॉक्टर हफीज शेख साहब के बारे में, हफीज शेख साहब अच्छे इंसान हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, अच्छे इंसान होंगे, उनकी ज़ात पे तनकीद नहीं कर रहा, मगर जब से उन्होंने पढ़ाई तालीम ख़त्म की है, मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान में कितने महीने कितने साल रहे हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ क्या लगाव है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने साल, जरा ये भी रिकॉर्ड हमारे सामने पेश कर दीजिए। शायद आप ना कर सकें। देखें, वो आते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता, ना गवर्नर स्टेट बैंक को, ना मिनिस्टर साहब को। पहले वो मुशर्रफ साहब के थे, उसके बाद जरदारी साहब के, इधर ना दे, इधर दे, फिर वो इनके वजीर थे खुर्शीद शाह साहब, जुर्मदार हैं। अब वो आ गए हैं और मैं यकीन रखता हूं एक सूटकेस में आए हैं, इसलिए कि वो एक सूटकेस में आएंगे और एक सूटकेस में फिर वापस चले जाते हैं। मुझे ये बताते हैं, जब उन्होंने सरकारी नौकरी की, उसके अलावा वो पाकिस्तान में उन्होंने कितना काम किया, और जब उनकी वजारत ख़त्म हुई या वो टर्म ख़त्म हुई तो उसके बाद वो कहाँ थे, पाकिस्तान में ही होंगे, यहीं काम शाम कर रहे होंगे, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। अबराज दुबई में थे, मालिक अब जेल में,
मालिक जेल में नहीं, ये नहीं जेल में होंगे इंशाल्लाह। इस नए पाकिस्तान में अगर ये मैं क्या बात करूं, मैं अब बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर घबराना नहीं। मुझे एक शेर किसी ने लिख के दिया, मैं शेर शायरी में बड़ा कमजोर हूं, गाने शाने बड़े नहाते वक्त गा लेता हूं, मगर ना सुना दूं ना इधर उधर की बात कर, ना इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला लुटा तो क्यों लुटा। ठीक है ना पिता, फिर से पढ़ूं, ना इधर उधर की तू बात कर, ना बता के फासला लुटा तो क्यों लुटा, मुझे राजन काफिला काफिला कर कंप्लीट कर लेने दें, मुझे राजन से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और ये सारा राहबरी का सवाल है। रवैये ठीक करें, ताल्लुकात ठीक करें, इस पार्लियामेंट को चलाएं, नेशनल इश्यूज पे हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये ऑपोजिशन सारी जहां पाकिस्तान का मामला आएगा इंशाअल्लाह हम लोग जहां पाकिस्तान का मामला वहां पॉजिटिव रहेंगे, जहां जातियात पे बात नहीं करेंगे। मैं तो कोट कर रहा था, जो जबान से निकली हुई चीज है वो कभी वापस नहीं आ सकती, वो एक पिस्तौल की गोली की तरह होती है। ये निकली थी उनसे, मैं इल्तिजा करूंगा उनसे, न्याजी साहब से, कि प्लीज अब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, जरा ठंडे हो जाएं, अब मुल्क का सोचें, अब वो बातें ना करें जो हो गई, कंटेनर से उतर आएं और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऑपोजिशन काम करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह अपना हिस्सा पूरा डालेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया जी सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब, बहुत लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं, अगर हर कोई बोलने लग गया तो मेरा ख्याल 40-50 लोगों के तो इन्होंने नाम लिए थे। तो जी जनाब, जी सरवर खान साहब। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी सरदार साहब का, बाइज्जत लोग हैं, शरीफुल नफ्स आदमी। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।